सभापति महोदय, मैं आभारी हूं आपका कि आपने मुझे एप्रोप्रिएशन बिल और फाइनेंस बिल पर बोलने का मौका दिया। प्रतिपक्ष के हमारे विद्वान उपनेता और उनके साथ ही प्रतिपक्ष के नेता सदन की स्थिति को लेकर चिंता प्रकट कर रहे थे। माननीय सभापति महोदय, सिरोही की जनता के आशीर्वाद से जब इस सदन में मैं पहली बार आया, भैरव सिंह जी शेखावत इस सदन में पूर्व मुख्यमंत्री के रूप में मौजूद थे। जब यह विधानसभा का बैठक चालू होती थी 11 बजे और जब सदन स्थगित होता था, उम्र की सीमा के बावजूद भैरव सिंह जी शेखावत सदन में बैठे हुए रहते थे और मेरे जैसे नौजवान सदस्य जो पहली बार तब चुन करके आए थे, उनकी भी गतिविधि पर वो ध्यान रखते थे, उनका मार्गदर्शन करते थे, उनको सिखाते थे। क्या मैं प्रतिपक्ष के उपनेता से पूछ सकता हूं कि राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया कहां पर है? और क्या मैं ये पूछ सकता हूं कि ये चिंता इस सदन की स्थिति को लेकर है या भारतीय जनता पार्टी के विधायक दल के बैठकों में घटती हुई संख्या को लेकर है? क्या वो पूर्व मुख्यमंत्री आपकी पार्टी के अनुशासन से ऊपर है? माननीय सभापति महोदय, इस सदन के प्रति सबका सामूहिक उत्तरदायित्व है और इस सदन का 70 साल का गौरवशाली इतिहास मौजूद है। इस पवित्र के सदन के माध्यम से अनेक क्रांतिकारी कानून हमारे जनप्रतिनिधियों ने व्यापक चर्चा के साथ पारित किए। माननीय सभापति महोदय, प्रतिपक्ष के उपनेता का मैंने उद्बोधन सुना, पर आज बोलने को कुछ था नहीं उनके पास। क्या इनकी 3 साल के सरकार के कामकाज की तुलना अशोक गहलोत की सरकार के 3 साल के कामकाज के करने की हिम्मत वो रखते हैं? माननीय सभापति महोदय, अभी राजस्व घाटे का और राजकोषीय घाटे का जिक्र किया। मैं आपके सामने निवेदन करना चाहूंगा, 20-21 के एक्चुअल्स क्या थे रेवेन्यू डेफिसिट के? 44,002 और 21-22 का रिवाइज एस्टिमेट क्या हुआ? 35,689 करोड़ रुपया। और इस साल बजट एस्टिमेट क्या प्रस्तुत किया गया? 23,489 करोड़ रुपया। तो इसमें कहां आपत्ति की बात है? अशोक गहलोत की जब जब सरकार रही है, उन्होंने वित्तीय अनुशासन की पालना करने की कोशिश की है। चाहे प्रतिपक्ष के नेता जब बोलने के लिए खड़े हो तो जवाब दे दें कि 2008 से 13 के बीच में जब अशोक गहलोत की सरकार रही, पूरे 5 साल FRBM एक्ट के प्रावधान का उन्होंने पालन किया कि नहीं किया? और आप उत्तर दे देना कि 2014 से बाद में 18 तक आपकी सरकार रही, किस रूप में आपने वित्तीय अनुशासन की धज्जियां उड़ाई और राजस्थान में राजकोषीय घाटा बढ़ता चला गया। माननीय सभापति महोदय, भारत सरकार से तुलना कर रहे थे। भारत सरकार के 35 लाख करोड़ के बजट में बोरोइंग कितनी है? 18 लाख करोड़, 51% बोरोइंग है माननीय सभापति महोदय। और मैं विनती करूंगा आपको, 20-21 का भारत सरकार का फिस्कल डेफिसिट क्या है? 9.2। हमारा क्या है? 5.8। 21-22 का भारत सरकार का फिस्कल डेफिसिट क्या है? 6.4। हमारा क्या है? 5.3। तमाम विपरीत परिस्थितियों के बावजूद माननीय सभापति महोदय, आज स्टेट घिरे हुए हैं चारों तरफ से, सरकार की आवक चारों तरफ से घटी है और उसके बीच में भी केंद्र सरकार गला पकड़ने की चेष्टा कर रही है स्टेट्स की। क्या आप इस बात का कोई जवाब दे सकते हैं? कितनी योजनाएं केंद्र प्रवर्तित योजनाएं हैं जो पहले मनमोहन सिंह के कार्यकाल में 75 और 100 के रेशियो पर चलती थी? उन सारी योजनाओं, केंद्र प्रवर्तित योजनाओं को आप 40% पे, 50% पे, 60% पे ला करके खड़ा कर दिया है। क्या स्टेट के पास माननीय सभापति महोदय इतना पैसा है? और मैं विनती करूंगा, क्या 3 साल में जितने स्कूल खोले, आप अपनी 3 साल के सरकार के कामकाज से तुलना कर सकते हैं?
जितने कॉलेज खोले उसकी तुलना कर सकते हैं, जितनी सरकारी नौकरियां दी उसकी तुलना कर सकते हैं, पानी में जो रियायतें दी, बिजली में जो रियायतें दी, सामाजिक सुरक्षा के अंदर जो बढ़ोतरी की, खेलों के अंदर। माननीय सभापति महोदय, पहले उसी खिलाड़ी को सरकारी नौकरी मिलती थी जिसके टी शर्ट के पीछे लिखा हुआ होता था इंडिया। इस सरकार ने वो नियम बदला। आज जिस खिलाड़ी के टी शर्ट के पीछे राजस्थान लिखा हुआ है उसको हमने सरकारी नौकरी देने का निर्णय किया। इन 3 सालों के अंदर 400 खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी दी गई। आप जवाब दे, जब खड़े होकर बता देना कि आपकी सरकार के 5 साल के कामकाज में कितने खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी दी गई। माननीय सभापति महोदय, राजनीतिक टिप्पणियां भी हुई। अभी 4 राज्यों के अंदर परिणाम आ गए, ठीक, लेकिन आपको भूलना नहीं चाहिए कि ये जनता माई बाप है। उत्तर प्रदेश में आपके प्रेजेंट मुख्यमंत्री को उसने ठिकाने लगा दिया, गोवा के अंदर आपके डिप्टी सीएम को ठिकाने लगा दिया, और विधायकों के भी आप अगर तुलना करेंगे तो आज भी देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी के बाद दूसरे नंबर पर विधायकों की संख्या आज भी कांग्रेस पार्टी की। माननीय सभापति महोदय, मैं कांग्रेस का सिंपैथाइजर हूं, निर्दलीय हूं, बोलिए बोलिए, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ हूं, भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से असहमत हूं। कंटिन्यू करिए आप। माननीय सभापति महोदय, मैं निवेदन करूंगा आपको, देश के तमाम बड़े राज्यों से आप तुलना करें, जो सामान्य श्रेणी के राज्य अगर उनसे तुलना करें तो जो फिगर वित्त विभाग के पास उपलब्ध है, सामान्य श्रेणी के राज्यों का टोटल एक्सपेंडिचर जो 15.15% रहा, टोटल एक्सपेंडिचर जीएसडीपी का, राजस्थान में वो 18.95% है दूसरे राज्यों की तुलना के अंदर। और शिक्षा पर नरेंद्र मोदी साहब नई शिक्षा नीति जरूर लेके आए माननीय सभापति महोदय, और जिसमें ये कहा कि 6% जीएसडीपी का 6% हम शिक्षा पर खर्च करेंगे। लेकिन इन 7 सालों के अंदर आप खड़े हो जब जवाब दे देना कि क्या आप इस दिशा में आगे बढ़ पाए। दूसरे दुनिया के अंदर दूसरे राष्ट्र है, ब्राजील है, यूके है, 5 से 6% अपने आय का शिक्षा पर खर्च करते हैं। और इस साल भी केंद्र के बजट में इसमें कोई बढ़ोतरी माननीय सभापति महोदय नहीं की गई। हम उम्मीद करते थे कि 6% होगा। आज राजस्थान के स्कूलों को हम ठीक करना चाहते हैं, हमारे बच्चों को अच्छे कमरे मिले, हमारे बच्चों को अच्छी सुविधाएं मिले। हमें 12,500 करोड़ रुपया चाहिए। हमने भारत सरकार से मांगा, देते कितना है? 194 करोड़ रुपए। 2,000 करोड़ की डिमांड करो आप, 194 करोड़ रुपए माननीय सभापति महोदय मिलता है। तो मैं प्रतिपक्ष के नेता से यह भी विनती करूंगा कि राजस्थान की जनता ने 25 सांसद आपकी पार्टी के जिता कर दिए, आप लीड लीजिए, आप शिक्षा मंत्री रहे हैं, और राजस्थान की बच्चों की यह आधारभूत कमी है, उसको दूर करने में मौजूदा सरकार का सहयोग करिए। माननीय सभापति महोदय, जो स्टेट्स हैं उनका एजुकेशन पर खर्चा है 15.91%, और राजस्थान की सरकार ने 17.73% खर्चा किया है। ये 19-20 के फिगर है, एक्चुअल फिगर्स। मेडिकल में भी दूसरे स्टेट्स का फिगर एक्सपेंडिचर का 5.21 एवरेज, जनरल कैटेगरी के स्टेट्स, राजस्थान का है 6.28%। तो माननीय सभापति महोदय, नागरिकों की जरूरतों को पूरा करने में कोई कमी मौजूदा सरकार नहीं रख रही है। मैं आपके माध्यम से विनती करूंगा कि अभी भी राजस्थान का अगर बजट एलोकेशन आप एजुकेशन का भी देखेंगे तो इस साल 18% है 22-23 में, और जो पिछले साल के बजट एस्टिमेट 15.2% से कहीं ज्यादा है। मेडिकल में भी पिछले साल 6% था, जिसको बढ़ाकर के इस साल 7.4% माननीय सभापति महोदय किया गया है। इसी के साथ ग्रामीण विकास में भी पिछले साल जो 5.7% था उसको बढ़ाकर 10.3% माननीय सभापति महोदय किया गया है। अब मैं आपके माध्यम से निवेदन करूंगा, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, मेरे ठीक आगे मंत्री जी बैठे हुए, क्या हाल है। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम, ग्रामीण आजीविका मिशन, इरिगेशन इन डेजर्ट एरिया, एनएचएम, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, ये सारी योजनाएं
स्टेट के माथे पड़ रही है माननीय सभापति महोदय, क्योंकि 2014 में नरेंद्र मोदी की चुनी हुई सरकार ने आने के बाद हर योजना में एक ही काम किया। अगर 10% स्टेट का शेयर था, 90% यूनियन ऑफ इंडिया का था, उसको घटा दिया और इस कारण से कई योजनाएं बंद होने की स्टेज में आ गई। आयुष्मान भारत, सोशल सिक्योरिटी स्कीम, पेंशन, ये क्या करते हैं माननीय सभापति महोदय? सीलिंग लगा देते हैं, कैप लगा देते हैं और उसके बाद यदि आपको करना है तो आप स्टेट फंड से करिए। आज आप भी गांव से आते हैं, मैं भी एक ग्रामीण क्षेत्र की कॉन्स्टिट्यूंसी से आता हूं। हमारे जो घरों में नई बहुएं आ रही है, हमारे जो बच्चे नए पैदा हो रहे हैं, हम खाद्य सुरक्षा में उनका नाम नहीं जोड़ सकते। क्यों नहीं जोड़ सकते? क्यों? लिमिट लगा रखी है, पोर्टल खुलता नहीं है और उस कारण से राजस्थान में हजारों लोग माननीय सभापति महोदय वंचित हो रहे हैं। अब मैं आपके माध्यम से निवेदन करूंगा, नीति आयोग ने माननीय सभापति महोदय अपने पैरामीटर्स के आधार पर जिलों को चिन्हित किया कि किस किस जिलों में क्या कमियां हैं। यहां मैं आपके माध्यम से सरकार से विनती करना चाहता हूं कि हम जो पिछड़े जिलों से आते हैं, हमारे जिलों पर आपको खास फोकस करने की जरूरत है। हेल्थ, मेडिकल, शिक्षा, इन सब ग्राउंड पर। लेकिन मैं ये देख रहा हूं कि इस पर विशेष ध्यान नहीं दिया गया है। मैं माननीय शिक्षा मंत्री जी से विनती करना चाहूंगा, ये इतना ओवरलोडेड डिपार्टमेंट है कि मंत्री तक बातें नहीं पहुंचती। क्या आपकी जानकारी में है कि जिन स्कूलों के अंदर 0 नामांकन है वहां टीचर लगे हुए हैं और कोई शिक्षा विभाग में पिछले 3 साल में कोई प्रयास नहीं हुआ कि जहां 0 नामांकन है उन टीचर को हटा करके दूसरी जगह लगा दें? हमारे जैसे पिछड़े जिले के इलाके में 50 स्कूल ऐसे जो सिंगल टीचर स्कूल है। वो टीचर बीमार हो जाएगा, वो बच्चे कहां पढ़ने जाएंगे? वो टीचर छुट्टी पर चला जाएगा, वो बच्चे कहां पढ़ने जाएंगे? और माननीय सभापति महोदय, मुझे दुख है कि राजस्थान के सबसे ज्यादा निरक्षर मेरे जिले में है और लड़कियों की उसमें भी, साक्षरता में भी जालोर के बाद राजस्थान में दूसरे नंबर पर हम हैं और भारत सरकार ने हमको चिन्हित कर रखा है। लेकिन इसके बावजूद मैं आपके माध्यम से विनती करना चाहूंगा कि इस दिशा में सरकार के ठोस प्रयास नहीं होते। आप नए टीचर्स आपके पास आते हैं, आप जो सीटें ऑनलाइन शो करते हो खाली, उसमें भी आपने एक पैरामीटर डाल दिया कि जिस जगह नामांकन ज्यादा है वही शो होगी। अब हमारे यहाँ 50 ऐसे स्कूल होंगे जहां नामांकन कम होगा तो पद खाली के खाली रह जाते हैं। इसलिए मैं आपके माध्यम से विनती करूंगा कि इस तौर पर खास ध्यान दें, जिससे इन पिछड़े जिलों को भी हम उस दिशा में आगे बढ़ा सकें। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से विनती करूंगा, राजस्थान में क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी का मूवमेंट शुरू हुआ और इस रूप में शुरू हुआ कि आम जनता के हजारों करोड़ रुपए का निवेश उन्होंने आमंत्रित किया और लोग भी इस तरह से लालच में आ गए क्योंकि वो इतना ज्यादा ब्याज देते थे। और आज राजस्थान के लाखों नागरिकों का अरबों रुपया माननीय सभापति महोदय उनमें पड़ा हुआ है। लगातार हम आपके माध्यम से और अन्य माध्यमों से इस बात को उठाते रहे। मैं आपके माध्यम से विनती करूंगा कि अभी तक राजस्थान सरकार के पोर्टल पर 93,724 प्रकरण दर्ज हो चुके हैं। 93,724 वो जो मल्टी स्टेट क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के हैं और जो स्टेट की सोसाइटी है, स्टेट में रजिस्टर्ड हुई है, इनके खिलाफ 1416 प्रकरण रजिस्टर हो चुके हैं। और माननीय सभापति महोदय, आपको जानकर ताज्जुब होगा कि इन परिवादों में पैसा कितना इन्वॉल्व है। 1,87,585 करोड़ रुपए माननीय सभा नहीं 1,875 करोड़ रुपए माननीय सभापति महोदय लोगों का इसमें इन्वॉल्व है। अब जो द बैनिंग ऑफ अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम एक्ट 2019, इसके जो रूल्स माननीय सभापति महोदय अप्रूव हुए हैं और राजस्थान सरकार ने अभी तक उनको नोटिफाई नहीं किया है, तो मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से विनती करूंगा
क्या आप उनको नोटिफाई करें और इस संबंध में मंत्री की लीडरशिप में आप एक उच्चाधिकार समिति गठित करें जो भारत सरकार के सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह से मुलाकात करें, क्योंकि उन्होंने तो सबसे बड़ी जो मल्टी स्टेट सोसाइटी है उसमें गुजरात के एक रिटायर्ड आईएएस को बिठा दिया और उनको कोई स्टाफ दिया नहीं, वो किसी तरह की कोई कार्रवाई कर सकते नहीं। लोग उनको पूछते हैं तो वो अपनी लाचारी दिखा देते हैं कि मैं क्या करूं। इसलिए मैं आपके माध्यम से विनती करूंगा कि आप इस ओर ध्यान दें। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा, चिकित्सा विभाग में एक नया फार्मूला लेकर के आए हैं कि ब्लॉक सीएमएचओ इतने साल में लगेगा, इतने साल के एक्सपीरियंस का, सीएमएचओ इतने साल के एक्सपीरियंस का लगेगा और जॉइंट डायरेक्टर इतने साल के एक्सपीरियंस का लगेगा। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से विनती करूंगा कि आप 2018 के जिलों के फिगर उठा के देख लो, कौन सा जिला प्रेगनेंसी चाइल्ड ट्रैकिंग हेल्थ सिस्टम में कहां पर खड़ा था, कौन सा जिला परिवार कल्याण में कहां पर खड़ा था। इस सरकार के 3 साल का कामकाज में कौन सा जिला किस रूप में उठ करके कहां तक आया। जिन लोगों ने अच्छा काम किया है और जिलों को ऊंचाई तक पहुंचाया है, आज ये इस तरीके के आप लेकर के आएंगे और फिर आप इन 3 पदों के लिए तो लेकर के आ गए, जिलों में और भी अधिकारी हैं, आपका स्टेट में भी अधिकारी है, उनके लिए क्या एक्सपीरियंस रखा आपने। ये डायरेक्टर के 8 पद हैं, आपको पॉलिसी लानी चाहिए तो समग्र रूप से पूरे डिपार्टमेंट के लानी चाहिए। डायरेक्टर के 8 पद है, क्या आपने उसके लिए कोई एक्सपीरियंस रखा। एडिशनल डायरेक्टर के आपके 6 पद है, क्या आपने कोई एक्सपीरियंस रखा। जिला प्रजनन एवं शिशु स्वास्थ्य अधिकारी, जिला क्षय रोग अधिकारी, प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, 8,700 ग्रेड पे का आदमी भी मेडिकल ऑफिसर के रूप में पीएचसी पर बैठा हुआ है और आप बताएंगे तो मैं आपको लिस्ट बता दूंगा। इसलिए ये जो पद स्थापन के निर्णय है ये परफॉर्मेंस बेस करिए, इसको उम्र के, और फिर आप 2011 के बाद से प्रमोशन ही नहीं कर रहे हो। आरपीएससी ने कोई आपके यहां प्रमोशन किए नहीं, आप खाली डीएससीपी के आधार पर निर्णय करना चाह रहे हो। जैसा मैंने आपको बताया कि 8,700 के ग्रेड पे का आदमी एमओ लगा हुआ है, तो ये अधिकारियों के चक्कर में आप बताओ, आपका तो ध्यान इस पर होना चाहिए। आपके हॉस्पिटल के अंदर सफाई कर्मी डिलीवरी करा रहे हैं और रिकॉर्ड पर है, ये ड्राइवर एम्बुलेंस, प्राइवेट एम्बुलेंस का ड्राइवर टाके लगा रहा है। आपकी कितनी पीएचसी ऐसी है जिसके अंदर डॉक्टर है लेकिन इसके बाद भी एक डिलीवरी नहीं होती है। तो सरकार का ध्यान इस पर होना चाहिए कि इन कमियों को दूर कैसे करें, बजाय इसके कि हम नया फॉर्मूला ला करके एक नया खड़ा कर दें। माननीय सभापति महोदय, मैं अब आपके माध्यम से निवेदन करूंगा, अशोक गहलोत साहब ने बहुत संवेदनशीलता के साथ राजस्थान के पर्वतीय पर्यटन स्थल माउंट आबू की समस्या को देखा। 2015 में माननीय सभापति महोदय जोनल मास्टर प्लान माउंट आबू का लागू हुआ और अशोक गहलोत साहब जब 2019 में बामनवाड़ जी आए तब उनके ध्यान में ये लाया गया कि बिल्डिंग बायलॉज माउंट आबू के नहीं बने। उन्होंने वहीं उस बैठक में वायदा किया कि मैं इस बिल्डिंग बायलॉज को नोटिफाई करूंगा और माननीय सभापति महोदय वो बिल्डिंग बायलॉज नोटिफाई हुए। 4 जोन में माउंट आबू को बांटा गया और S2 में 4 जोन में जो S2 जोन है उसमें नए निर्माण की माननीय सभापति महोदय अनुमति दी गई। अब जब बोर्ड की बैठक हुई और पूरी तैयारी हो गई कि लोगों को अनुमति दी जाए तो S2 के सीमांकन की नई बात ला करके एक नया प्रस्ताव स्टेट गवर्नमेंट को भेज दिया। माननीय सभापति महोदय, जबकि 2019 में ही वो प्रस्ताव नगर पालिका के द्वारा भेजा जा चुका था। अब 18 महीने हो गए, राजस्थान सरकार के स्वायत्त शासन विभाग के अधिकारी उस S2 जोन को नोटिफाई के सीमांकन को नोटिफाई करने का प्रकरण लेकर के बैठे हुए। आज सैकड़ों 50 साल से जो लोग इंतजार कर रहे थे नए निर्माण का,
अशोक गहलोत साहब ने हिम्मत दिखा के निर्णय किया और नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने अपना आखिरी फैसला दे दिया और जिसमें उन्होंने फार्म हाउस कॉन्सेप्ट को अलाउ किया। तो मैं आपके माध्यम से विनती करूंगा कि सरकार को इस पर तत्परता से ध्यान देना चाहिए। और माननीय सभापति महोदय, ये तो माउंट आबू सिटी का है और माउंट आबू के ग्रामीण क्षेत्र के लिए S1 और S4 दो नए जोन अशोक गहलोत साहब के द्वारा किए गए नोटिफिकेशन बनाए गए। वहां पर कोई रोक नहीं है, किसी का कोई एतराज नहीं है, लेकिन इसके बाद भी UIT आबू रोड ने S1 और S4 जोन में अभी तक एक आदमी को भी माननीय सभापति महोदय निर्माण की इजाजत नहीं दी। परेशान आदमी क्या करेगा? परेशान आदमी हाईकोर्ट में जाएगा। आप उसको निर्माण की अनुमति नहीं दे रहे। लोग हाईकोर्ट में भी गए, लेकिन सिर्फ इस आधार पर कि जोन S2 का नोटिफिकेशन नहीं हुआ है, हाईकोर्ट से भी माननीय सभापति महोदय अनुमति नहीं मिली। इसलिए मैं आपके माध्यम से विनती करूंगा कि इस समस्या का समाधान करें। माननीय सभापति महोदय, जब हम जैसलमेर में थे राजनीतिक यात्रा पर, होटल सूर्यगढ़ में आदिवासी दिवस वहां मनाया गया और हमने तब मुख्यमंत्री जी से विनती की कि मारवाड़ जनजाति विकास बोर्ड का आप गठन करें। ये जो जनजाति परामर्शदात्री समिति बनी हुई है, जोधपुर संभाग के आदिवासियों की क्या स्थिति है, क्या नौकरियों में स्थिति है, क्या शिक्षा की स्थिति है, क्या हेल्थ की स्थिति है, क्या पोषण की स्थिति है, कोई अध्ययन माननीय सभापति महोदय उस जनजाति परामर्शदात्री समिति के द्वारा नहीं किया गया और न किया जाता है। हमने मुख्यमंत्री जी के ध्यान में लाया कि आप ये मारवाड़ जनजाति विकास बोर्ड बनाइए, जिससे इस मारवाड़ क्षेत्र के अंदर जो आदिवासी भील, मैना, गमेती, गरासिया रहते हैं, उनके जीवन स्तर को ऊंचा उठाने का काम किया जा सके। गुजार है मुख्यमंत्री महोदय के कि उन्होंने गठन किया, लेकिन माननीय सभापति महोदय अभी तक भी वो बोर्ड ठंडे बस्ते में पड़ा हुआ है, उसकी कोई कार्रवाई शुरू नहीं हुई है। मैं आपके माध्यम से विनती करूंगा कि उस बोर्ड को गतिशील करें, जिससे मारवाड़ के आदिवासियों को लाभ मिल सके। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार के ध्यान में लाना चाहूंगा। आपको याद होगा कि जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी राजस्थान में, उसने श्रम कानूनों में अनेक श्रम विरोधी बदलाव किए और तब हमने कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में उसका विरोध किया था और कांग्रेस पार्टी के जन घोषणा पत्र में यह वायदा किया गया है कि हम कामगार कल्याण बोर्ड का गठन करेंगे। मैंने स्वयं ने जन घोषणा पत्र का बिंदु पत्र पेपर साथ लगा करके मुख्यमंत्री जी को व्यक्तिशः पत्र दिया कि कामगार कल्याण बोर्ड का गठन करिए। माननीय सभापति महोदय, मंडियों में काम करने वाले हजारों मजदूर, उनका कोई धनी दोरी नहीं है, उनकी कोई सामाजिक सुरक्षा नहीं है, उनका कोई पारिवारिक सुरक्षा नहीं है। और फैक्ट्रियों में काम करने वाले मजदूर, वसुंधरा राजे ने पूंजीपतियों के साथ मिलीभगत करके जो श्रम कानूनों में बदलाव किए, माननीय सभापति महोदय, जो पावर वाले यूनिट है उसमें 10 से 20, बिना पावर वाले हैं 20 से 40। और अगर इस कानून प्रावधान का कोई वायोलेशन हो तो कोई भी अधिकारी कार्रवाई नहीं कर सकता। आपको स्टेट गवर्नमेंट की परमिशन लेनी पड़ेगी और उसके अंदर ऑफेंस को कंपाउंड करने की भी माननीय सभापति महोदय फैक्ट्री एक्ट के अंदर इन्होंने प्रोविजन कर दिया। इसी तरीके से माननीय सभापति महोदय, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट में 300 कर्मचारियों की छटनी कर रहे हैं, सरकार को पूछने की जरूरत नहीं है। पहले 100 का प्रोविजन था, उन्होंने बढ़ा करके 300 कर दिया और पहले कोई टाइम लिमिट नहीं थी। मजदूर किसी भी वक्त फैक्ट्री के उस आदेश के खिलाफ अपील कर सकता था, लेकिन अब पिछली सरकार ने 3 महीने का उसके लिए माननीय सभापति महोदय समय निर्धारित कर दिया। मजदूरों की जो यूनियन बनती है माननीय सभापति महोदय, किसी भी फैक्ट्री के 15% लोग पहले यूनियन फॉर्म कर सकते थे, वसुंधरा राजे ने उसको बढ़ा करके 30% मजदूरों की संख्या कर दी। और राजस्थान के अंदर स्थिति माननीय सभापति महोदय यह है कि मजदूर संगठन खुद पूंजीपतियों के दलाल बन गए और पूंजीपतियों के हिसाब से चलते हैं, और जो इन पूंजीपतियों के खिलाफ जाकर के यूनियन फॉर्म करते हैं उनका पुलिस के बल पर दमन किया जाता है। यहां तक कि राजस्थान सरकार के द्वारा
जिन लेबर यूनियन को मान्यता दी गई है, स्वीकृति दी गई है, उनको भी माननीय सभापति महोदय ये फैक्ट्रियों का प्रबंधन मंजूरी प्रदान नहीं करता है। उसके खिलाफ भी कोर्ट में जाएगा। साधारण मजदूर आदमी लड़ नहीं सकता। इसके लिए मैं आपके माध्यम से विनती करूंगा कि आप इस पर ध्यान दें। अब कॉन्ट्रैक्ट लॉ, वसुंधरा राजे ने प्रावधान कर दिया कि 50 से ज्यादा पर ही लागू होगा। मतलब किसी आदमी ने 49 लोग रख करके कोई मजदूरों का कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है तो उस पर यह कानून लागू नहीं होगा, जबकि ये पहले 20 संख्या थी। और माननीय सभापति महोदय, 5 मिनट में पूरा करिए प्लीज। 5 मिनट्स करता हूं सर। ये कोई रिकॉर्ड नहीं रखते मजदूरों का माननीय सभापति महोदय, न इनका पीएफ कटता है, न ईएसआई कटता है। और सबसे ज्यादा सिलिकोसिस के पीड़ित माननीय सभापति महोदय मेरे जिले के अंदर है। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से विनती करूंगा कि भारत सरकार इसके बाद देश के 29 श्रम कानूनों को एक करते हुए 4 कोड लेकर के आई, और उसके अंदर जो जन विरोधी प्रावधान किए गए हैं पार्लियामेंट ने वो पारित कर दिए। और मैं आपसे विनती करूंगा कि जो उसमें जन विरोधी प्रावधान है आप उसको लागू नहीं करें। फैक्ट्री के मालिक को उसमें अलाउ कर दिया है कि वो मजदूर से 12 घंटे तक काम ले सकता है माननीय सभापति महोदय। तो ये सारी परिस्थितियां माननीय सभापति महोदय श्रमिकों के विपरीत माहौल का निर्माण कर रही है। इसलिए सरकार को आगे बढ़ करके इसमें कदम उठाने चाहिए और श्रमिकों के हित में प्रावधान करने चाहिए। माननीय सभापति महोदय, मैं अब आपसे निवेदन करूंगा कि लोग कहते हैं कि कलयुग है, मुझे तो लगता है कला का युग है, कला का युग है। अब आप देखिए, चाय वाले प्रधानमंत्री बन गए, मठ वाले मुख्यमंत्री बन गए, और लाफ्टर चैलेंज में जो सबको हंसाने का काम कर रहे थे वो भी माननीय सभापति मुख्यमंत्री बन गए। न पढ़ेगा इंडिया न बढ़ेगा इंडिया, हिंदू मुस्लिम पर लड़ेगा इंडिया। माननीय सभापति महोदय, बन गया, गरीब आदमी नहीं बनना चाहिए ना प्रधानमंत्री, गरीबों के खिलाफ हो ना। ये कैसा काम कर रहे हैं अभी बताता हूं। हम 3 और हमारे 3 पे हो ना आप, हम 3 और हमारे 3, मतलब कैसा कटाक्ष है। देश के प्रधानमंत्री का नाम लेकर कह रहे चाय वाला प्रधानमंत्री बन गया। हमें गर्व है 56 इंच सीने वाला और विश्व का सबसे लोकप्रिय नेता देश का प्रधानमंत्री है। आप गर्व कर सकते हैं, लेकिन माननीय सभापति महोदय मैं विनती करूंगा आपको, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी जहां पीएचडी की और एमफिल की 1174 सीटें थी, माननीय सभापति महोदय उसको घटा करके 194 पर लिया है। आईआईटी की जो फीस है माननीय सभापति महोदय उसको बढ़ा करके 122% की बढ़ोतरी कर दी। जो 90,000 लगते थे उसको बढ़ा करके माननीय सभापति महोदय 2 लाख रुपए कर दी। और माननीय सभापति महोदय 2 मिनट में पूरा करिए। 2 मिनट प्लीज। स्टेट स्पॉन्सर घृणा के बल पर देश में हुकूमत का आप ख्वाब देख रहे हैं। माननीय सभापति महोदय, आपको याद होगा कि उत्तर प्रदेश के अंदर एक पत्रकार ने लिख दिया था कि स्कूल के अंदर बच्चों को जो है रोटी के साथ नमक खिलाया गया। माननीय सभापति महोदय, उस पत्रकार के खिलाफ राजद्रोह का मुकदमा दर्ज कर दिया, उसको छुपना पड़ा, दिल्ली में जाकर के रहना पड़ा, और बाद में माननीय सभापति महोदय कोर्ट ने उस एफआईआर को क्वैश किया। तो मैं आपके माध्यम से यही विनती करना चाहता हूं कि जब धर्म जाति घृणा के आधार पर वोट मिल रहे हैं तो काम करने की क्या जरूरत है। और आपने काम किया होता तो कहां है स्किल इंडिया, कहां है डिजिटल इंडिया, कहां है स्मार्ट सिटी। माननीय सभापति महोदय, कहां है बुलेट ट्रेन। हमारे बाप दादों और हमारे पुरखों की मेहनत से जो एयरपोर्ट बनाए गए वो बेचती है, जो इंश्योरेंस कंपनियां बनाई गई वो बेचती है, जो बैंक बनाए गए वो बेचती है, जो रेलगाड़ियां बनाई गई वो बेचती है, जो स्टेशन बनाए गए वो बेचती है, जो रेलगाड़ियां बनाई गई वो बेचती है। और माननीय सभापति महोदय, आपको याद होगा कि देश की पार्लियामेंट को 45 दिन तक इन्होंने सिर्फ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के मुद्दे पर ठग किया था, और सत्ता में आने के बाद क्या किया, वो इंश्योरेंस में एफडीआई लिया है, वही डिफेंस के अंदर एफडीआई लिया है, वही रेलवे के अंदर एफडीआई लिया है। आपके माध्यम से माननीय सभापति महोदय, देश के नौजवानों को सावधान करना चाहता हूं
कि जाति और धर्म के इस बहकावे में नहीं आए, अपने मुद्दों के आधार पर लड़े और अपने मुद्दों के आधार पर, नीतियों के आधार पर सरकार को समर्थन दे। आपने मुझे मौका दिया, बहुत बहुत धन्यवाद।